नमस्कार। नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इकोनो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटेंसी 11th क्लास का बेसिक अकाउंटेंसी। उसमें हम 3 चैप्टर यानी बेसिक इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है चौथा चैप्टर और चौथे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था या फिर जब बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम से काउंटिंग होती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से था। और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है मित्रों कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स डुअल एंड इक्वल इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। और कैसे दो इफेक्ट होते हैं? इक्वल इफेक्ट होते हैं। अब इक्वल इफेक्ट ही जो है वो कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इनका क्या कहना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है कि किसी भी एक बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो हमेशा बराबर होंगी टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। एक जो बिजनेस है उसकी जो एसेट्स हैं वो हमेशा क्या होंगी? ऑलवेज इक्वल होंगी किसके? टोटल ऑफ कैपिटल एंड liabilities. An accounting equation is based on dual aspect principle. Dual aspect double entry system पर based है, means every transaction has two aspects. दो aspect होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. हर डेबिट के लिए बराबर अमाउंट से क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के लिए बराबर अमाउंट से डेबिट होगा। थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको आप और दूसरे तरीके से नोट कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। तो ये आपको याद रखना आसान हो जाएगा, सी और ये पूरा ऐसा याद रख लें, ला। सीला सीला की जवानी, वो गाना आपने सुना होगा। तो इसमें आप सी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। याद करने का आसान तरीका, सीला सीला की जवानी गाना, या फिर ये तो अपना है ही सही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है आपको कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करना है? एक एसेट और दूसरा लायबिलिटी। एसेट की जब आप बात करेंगे तो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की तरफ जब आप जाएंगे तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो आपका कैपिटल है ये इंटरनल इक्विटी है, नेटवर्थ है या फिर ओनर्स फंड है, और यही इंटरनल लायबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस की। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स ओनर, बिजनेस की, व्यापार की लायबिलिटी उसके मालिक के लिए, तो वो क्या होती है? कैपिटल होती है। लायबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी, आउटसाइडर्स फंड या बोरोव्ड कैपिटल। टोटल इक्विटी मतलब इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, यानी इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट इज इक्वल टू होता है टोटल इक्विटी, और टोटल इक्विटी मतलब इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर एसेट्स का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, intangible asset like goodwill, trademark, है पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। ये चीजें आ गई किसमें? आपके एसेट्स में। लायबिलिटी में आएगा बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
कैपिटल में आया कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग, LIC प्रीमियम, इनकम टैक्स। लॉसेस में आएगा बैड डेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन। रेवेन्यू या फिर इनकम में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये इतनी बातें आप जरूर नोट करके रखना मेरे बच्चों। इतनी बातें आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जो आप इस वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वो आपको जब ये नाम मालूम होंगे कि क्या चीज क्या होती है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, लॉस क्या है, रेवेन्यू या फिर इनकम क्या है, तो ही वो चीज आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। जैसे हम यहाँ समझते हैं इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रोसीजर क्या है? तो एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करते टाइम, तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो है क्या। आई मीन टू से मेरा मतलब है ये कहने का कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या फिर एक्सपेंस है, वो क्या है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल होता है, तब तक आप अच्छे से काउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो ऊपर लिस्ट दी गई है वो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एक एग्जांपल है, जिसको आप अच्छे से नोट कर लेना। डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन एसेट लायबिलिटी। पहला आपको यह करना है कि आपको एनालिसिस करना है कि वो ट्रांजेक्शन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस किस कैटेगरी में आता है। दूसरा आपको ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है। यानी हमारी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। आपको क्या देखना है कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या तो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तीसरा आपको रिकॉर्ड द इफेक्ट। अब आप इसको इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है रिलेवेंट साइड, यानी जिस भी साइड में जाए उस साइड में आपको इसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एवरी एसेट एंड लायबिलिटी सेपरेट कॉलम विल बी प्रिपेयर्ड, बट रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डायरेक्टली प्लस एंड माइनस इन कैपिटल। देखो, हर हर एसेट और लायबिलिटी का एक कॉलम बनेगा, सेपरेट कॉलम बनेगा, लेकिन रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनको आपको डायरेक्टली कैपिटल में प्लस या माइनस करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर यहां दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स। कुछ रूल्स आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पर है, यहाँ एसेट्स है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन गिवन है, परचेज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यदि आप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो एसेट्स में आपका कैश प्लस होगा, लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा, कैपिटल में कैपिटल प्लस हो जाएगी। मान लीजिए ऐसा लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, या फिर कैश, फर्नीचर, गुड्स, है ना, ऐसा दो चार चीजें दी हैं, तो वो सारी की सारी चीजें एसेट्स में आ जाएंगी और उनका जो टोटल वैल्यू होगा वो आ जाएगा कैपिटल में। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझे कि यदि आपकी कैश बिजनेस आप शुरू कर रहे हो और कैश आपने लगा दी 50,000, तो वो एसेट्स में आ जाएगी। प्लस आपने कुछ फर्नीचर लगाया तो उसका फर्नीचर का अलग से कॉलम बन जाएगा, मान लीजिए वो है 6,000। प्लस यदि आपने कुछ गुड्स लगाए हैं तो गुड्स भी एसेट्स में कॉलम बन जाएगा, मान लीजिए कि वो है 10,000। और इसका जो टोटल आया 50 और 10 60 और 6 56, 56 आपका कैपिटल में टोटल वैल्यू आ जाएगी यदि आप एक से ज्यादा एसेट्स लगाएंगे तो। अदरवाइज यदि आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं कैश से तो कैश प्लस और कैपिटल में कैपिटल में टोटल वैल्यू आपकी चली जाएगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसके और दो चार वीडियो डालेंगे। सिर्फ यही लेक्चर में वीडियो खत्म नहीं होगा ये चैप्टर, फिर भी आप लोग थोड़ा सा
कोशिश करें इसको समझने की। जैसे आपका ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड, तो कैश में माइनस होगा, और लिखा है गुड्स परचेज तो कैश से माइनस होगा एसेट्स में, और इस एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा स्टॉक और वहां प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा। यदि कैश में परचेज है आपका तो कैश से माइनस होगा और स्टॉक से प्लस हो जाएगा, लाइबिलिटी तरफ जाएगा ही नहीं। ऐसे ही यदि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमन है, मतलब कैश में नहीं परचेज किए गुड्स आपने, तो एसेट साइड स्टॉक आ जाएगा और लाइबिलिटी साइड आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ऐसा दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित एंड 60% अमाउंट पेड इन कैश। यूं कहा गया कि सुमित से हमने गुड्स खरीदा और उसका 60% कैश में खरीदा। तो कैश से जो भी गुड्स, जो भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू होगी, मान लीजिए कि वो ट्रांजेक्शन 10,000 का है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्या है, ट्रांजेक्शन 10,000 का है। तो आप क्या करेंगे कि 10,000 का 60% यानी 6,000 कैश से माइनस कर देंगे, पूरा 10,000 आप स्टॉक में प्लस करेंगे और क्रेडिटर्स में लिख देंगे 4,000। एक बार फिर से मान लीजिए कि आपका जो एसेट है, ये आपने जो परचेस किया है वो 10,000 की है, तो इसका 60% यानी 6,000 कैश से माइनस होगा, स्टॉक में पूरा 10,000 प्लस होगा, और आपका क्रेडिटर्स में आएगा 4,000 प्लस होगा लायबिलिटी में। इस तरीके से आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। ये एक इलस्ट्रेटिव है, कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसके एग्जांपल्स भी और लूंगा। चलिए क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा आपको। अब एक्सपेंसेस, कुछ परचेस के ट्रांजेक्शन की बात कर ली हमने, और अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। जैसे दिया है रेंट पेड, तो कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। इनकम है, कमीशन रिसीव हुआ, कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा। एसेट परचेस कर लिया आपने, फर्नीचर परचेस किया, तो कैश से माइनस होगा और एसेट में फर्नीचर एसेट में प्लस होगा, इधर कुछ नहीं होगा। यदि यही ट्रांजेक्शन आपने क्रेडिट में कर दिया, तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर प्लस होगा और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस होंगे। ऐसे ही ड्राइंग में जब आप जाएंगे, यदि आप ड्राइंग्स करेंगे तो आपका क्या होगा कि अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। यदि आपने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज में, तो ये ध्यान रखना कि उनकी सिर्फ कॉस्ट माइनस होगी। सिर्फ क्या माइनस होगा, कॉस्ट, यानी सेल वैल्यू दी है तो सेल वैल्यू माइनस नहीं होगा, कॉस्ट माइनस होगा। स्टॉक से भी माइनस हो जाएगा एसेट्स में, और लाइबिलिटी में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। जैसे गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ये ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि 10,000 के गुड्स से 20% प्रॉफिट में बेच दिए, यानी 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। तो 2,000 यानी 12,000 आपका कैश में प्लस हो जाएगा एसेट्स में। स्टॉक से गुड्स की कॉस्ट यानी कि 10,000 माइनस हो जाएगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कैश में प्लस होगा, कॉस्ट प्राइस स्टॉक से माइनस होगा, और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट टू रमित। देखिए हमने कॉस्टिंग 20,000 का गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% में बेच दिया, तो 20,000 का 25% कितना होगा, 5,000। यानी जो कैश है वहां क्रेडिट में बेचा है ना, कैश में नहीं है। तो एसेट साइड स्टॉक में माइनस हो जाएगा कॉस्ट यानी 20,000। डेटर्स एक नया कॉलम बन जाएगा डेटर्स का, जिसमें हम टोटल लिखेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस डेटर्स में प्लस हो जाएगा, और जो उसका प्रॉफिट है 5,000 का, वो कैपिटल में 5,000 प्लस हो जाएंगे। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसमें क्या करेंगे, ऑन कॉस्ट टू श्याम एट एंड 75% अमाउंट रिसीव्ड। 60,000 का 20% आप कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 60,000 का 20% यानी 6 दूनी 12, ये हो जाएगा बच्चों आपका 12,000 का प्रॉफिट होगा। यानी टोटल जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 72,000 की वैल्यू हो जाएगी। 72,000 में से 75% अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो 54,000 जो रिसीव हुए हैं वो कैश में प्लस हो जाएंगे एसेट्स में। स्टॉक से कॉस्ट प्राइस यानी 60,000 माइनस हो जाएगा,
और 72 माइनस 60, सॉरी 72 माइनस 54 जो है 18,000, वो आपके कहाँ चले जाएंगे, 25% डेटर्स में प्लस हो जाएंगे, और इन दोनों का जो प्रॉफिट मार्जिन था 12,000 वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यानी कैश सेल कैश में प्लस होगी, क्रेडिट सेल के लिए डेटर आएगा और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब जब डेटर से रिकवरी होगी तो क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है यदि, तो कैश में प्लस होगा, डेटर्स से माइनस हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि 9800 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। अब यहाँ देखिए कि 10,000 हमको लेने थे, लेकिन हमें मिले 9,800, यानी 200 रुपए कम मिले, यानी हमारा लॉस है। और मैंने आपको क्या बताया कि लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस का ऑलवेज एडजस्टमेंट किससे होता है, कैपिटल से। तो ये लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, 200 का लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा, 10,000 के डेटर माइनस हो जाएंगे, और कैश में 9,800 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा हमको मिल गया है। क्रेडिटर्स है, यदि आपने अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया तो कैश से माइनस और क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। 19,000 का पेमेंट हमें देना था, जिसका सेटलमेंट 20 में हो गया, यानी 1,000 का हमारा प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर से 20,000 माइनस होंगे, और कैश में से माइनस हो जाएगा 19,000, क्योंकि हमने 19,000 का पेमेंट दिया है। कुछ अदर ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया है, तो कैपिटल से माइनस होगा, और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कॉलम बन जाएगा। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उनका आउटस्टैंडिंग का कॉलम बन जाएगा लाइबिलिटी में, और कैपिटल में वो चीज माइनस हो जाएगी। प्रीपेड सैलरी है, पेड इन एडवांस है, तो कैश से माइनस हो जाएगा, और एसेट साइड प्रीपेड सैलरी का कॉलम बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो एक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम बन जाएगा आपका, और इधर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। जब वो कैश रिसीव होगा तो कैश रिसीव्ड हमारा कैश में प्लस हो जाएगा, और एक्रूड इंटरेस्ट से माइनस हो जाएगा। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो कैश में प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का कॉलम बन जाएगा। बाकी ट्रांजेक्शन आप इन्हीं ट्रांजेक्शन से कोरिलेट कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम ट्रांजेक्शन से ही रिपीट होते हैं, कोई अलग से ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं, सिर्फ अमाउंट इनके चेंज होते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर या फिर एसेट्स, तो जिस भी एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगाओगे उस एसेट से माइनस कर दोगे और कैपिटल से माइनस कर दोगे। मान लो बैड डेट दिया है, बैड डेट यानी वो पैसा जो डूब गया अब वसूल नहीं होगा, तो उसको डेटर्स में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में माइनस कर देंगे। ये जो नोट्स है इसकी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इस नोट्स की पीडीएफ फाइल की लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना और अपना मस्त पढ़ाई करना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल से ही माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो कैश से माइनस होगा और बैंक में प्लस होगा। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यदि आपने गुड्स खरीदा था और उस सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो स्टॉक से माइनस हो जाएगा जितना रिटर्न किया है, और उतना ही क्रेडिटर्स से भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, मान लो आपको कस्टमर ने रिटर्न कर दिया गुड्स तो स्टॉक में प्लस हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और डेटर्स से सेल प्राइस माइनस हो जाएगी यानी पूरा 2,000। लोन टेकन, आप लोन ले लोगे तो कैश में प्लस होगा, लाइबिलिटी में लोन प्लस हो जाएगा, लोन का रीपेमेंट करोगे तो कैश से माइनस और लोन से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे आप तो कैश में माइनस होगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो लोन में प्लस होगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैं तो स्टॉक में माइनस होंगे और कैपिटल से माइनस होंगे। एसेट्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज है तो कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स हैं तो बिल्स रिसीवेबल का एसेट में कॉलम बनेगा, डेटर से माइनस और बीआर में प्लस। बिल्स पेबल एक्सेप्ट होंगे तो आपका क्रेडिटर्स से माइनस हो जाएंगे और बिल्स पेबल का कॉलम बन के प्लस हो जाएगा। फर्नीचर 20,000 के थे, हमने लॉस में बेचा
तो लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर से कॉस्ट प्राइस यानी 20,000 कम होंगे, और कैश में जितना कैश आया है 18,000 का वो प्लस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन्स देखिए, ये 40 ट्रांजेक्शन्स हैं, इन 40 के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। हाँ, बस थोड़ा बहुत नाम चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट ले लिया तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेगा, या फिर इसी तरीके से एडजस्टमेंट करेगा, और कोई अलग से नहीं आएगा। मेन वर्ड है वो यही होंगे। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहन। तो देखिए आपने गुड्स कितने में खरीदा, 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो 20,000 में से, अब बचा आपका 18,000, तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा। यदि गुड्स आप इसमें से रिटर्न कर देंगे, लिस्ट प्राइस कितनी है तो उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप माइनस कर दीजिए 4,000 में से 400, तो बचा 3600, वो स्टॉक से माइनस होगा और क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। रिलेशनशिप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। यूज टू फाइंड आउट एनी अदर आइटम, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, लॉस इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। ओनर्स इक्विटी मींस कैपिटल एंड टोटल इक्विटी मींस कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू नेटवर्थ, इंटरनल इक्विटी या फिर ओनर्स इक्विटी, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आया इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन टू आइटम्स। दो आइटम पे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे आता है इसको समझिए। तो इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी एक ट्रांजैक्शन होगा तो किस तरीके से डुअल इफेक्ट डालता है वो समझिए। तो इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी आपका एक एसेट बढ़ेगा तो एक लायबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे आपने देखा कि आपने गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, आपने गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, या फिर आपने एसेट्स क्रेडिट में परचेस की, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी एसेट बढ़ जाएगी स्टॉक की, और आपका जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स का वो भी प्लस हो जाएगा। या फिर आप दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कोई एग्जांपल लोन ले लिया आपने, तो यदि आप लोन लेंगे तो आपका एसेट्स जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, और जो लोन की लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। फिर डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, आप किसी भी लायबिलिटी का रीपेमेंट कर देते हैं, चाहे क्रेडिटर का पेमेंट कर दें चाहे लोन का कर दें, जिसका भी पेमेंट करेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा और कैश और बैंक भी माइनस हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, आपकी एसेट बढ़ गई और कैपिटल इंक्रीज भी बढ़ गई, तो क्या होगा, कैश एडिशनल कैश जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में तो आपका कैश का भी बैलेंस बढ़ता है और कैपिटल भी प्लस होती है। इसको रिवर्स कर दिया, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, आप विड्रॉ कर लो कैपिटल पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यदि आप ड्रॉइंग करते हैं तो कैश भी माइनस होता है यानी एसेट्स माइनस होती है और आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाती है। इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट, एक एसेट बढ़ गई दूसरी एसेट घट गई। आप यदि कैश में कुछ परचेस करते हैं, कैश में आप गुड्स परचेस करते हैं या एसेट्स परचेस करते हैं, तो एक एसेट बढ़ जाती है और दूसरी कैश वाली एसेट माइनस हो जाती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ गई दूसरी घट गई। क्या हुआ, आपने मान लीजिए अपने फर्म को, बिजनेस फर्म को लोन दे के रखा था, तो उस लोन को क्या किया आपने, कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो अब आपकी जो कैपिटल की लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और लोन वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, इसका ऐसा है कि जब आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका बिल्स पेबल की लायबिलिटी बढ़ जाएगी और क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन्स आपके इफेक्ट आते हैं। सम ट्रांजेक्शन इफेक्ट मोर देन टू आइटम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालते हैं आइटम्स पे, जैसे गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, तो इसमें आपका एसेट्स भी आएगा, लायबिलिटी भी आएगा और कैपिटल भी आएगी। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट है 10,000 ये स्टॉक से माइनस होगा, इनका जो सेल वैल्यू है यानी कॉस्ट प्लस 20% का प्रॉफिट 12,000 कैश में यानी एसेट में जाएगा, और ये जो 2,000 का प्रॉफिट है ये कैपिटल में प्लस होगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे।
अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो बेसिक फंडा जो था उसमें मेन यही है। आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, और ये जो 40 ट्रांजेक्शंस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ इलस्ट्रेटेड हैं, बस यही काम के हैं। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, आप अब मैं विदा लेता हूं आपसे। बाकी का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में हम, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।